अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बुक फिज़िक्स क्लास 10th लेक्चर नंबर 2 चैप्टर साउंड। चैप्टर नंबर 2 साउंड। Second half topic is speed of sound। स्पीड ऑफ साउंड कि साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड करती है और आया साउंड की स्पीड क्या है। कि साउंड वेव्स हमने कहा था कि ये एनर्जी ट्रांसफरेट करती है, वेव एक एनर्जी फॉर्म है। उसके बाद हमने कहा था साउंड जो है वो किसी भी मीडियम में वाइब्रेट करती हैं और कंटेन करती हैं पार्टिकल्स। इसी तरह आज हम स्पीड ऑफ साउंड चेक करेंगे कि आया वो किस स्पीड के साथ ट्रैवल करती है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। साउंड वेव्स can be transmitted by any medium, can be transmitted by any medium containing particles that can वाइब्रेट। कि साउंड वेव्स कहाँ ट्रांसमिट होंगी, जहाँ वो पार्टिकल्स कंसिस्ट करेंगे। कि जब वहाँ पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो पार्टिकल्स की मौजूदगी ये बताएगी कि यहाँ क्या है, साउंड ट्रैवल कर सकती है और साउंड वेव्स ट्रांसमिट हो सकते हैं। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम कि वो वैक्यूम में से पास नहीं कर सकते। वैक्यूम ऐसा होता है जिसमें नो एयर एग्जिस्ट कि हला में जो है साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। द नेचर ऑफ मीडियम the nature of medium will affect the speed of sound, waves कि जो नेचर है मीडियम की वो इफेक्ट करेगी स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट इज जनरली the speed of sound, generally the speed of sound in a liquid is 5 times that in gases। कि अगर हम फेजेस ऑफ मैटर में स्पीड ऑफ साउंड स्टडी करें तो लिक्विड की 5 टाइम ज़्यादा है किससे, गैसेस में। द स्पीड ऑफ speed of sound in solids is about 15 times in gases। कि सबसे कम जो है वो गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड है, उसके बाद लिक्विड में है और सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में है। क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल जो है वो फिक्स पोजीशन पे मौजूद होते हैं। जब वो फिक्स पोजीशन पे मौजूद होंगे तो आयाम की मौजूदगी क्या बताएगी कि यहाँ हमने क्या किया है कि वो पास आउट और वेव से ट्रांसमिट हो गई हैं। लेकिन जो ही हम लिक्विड्स की बात करेंगे इसमें जो मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे वो फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं मौजूद होंगे, और जो ही वो फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं मौजूद होंगे तो साउंड को जो है ट्रांसमिट होने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है।
इसी तरह वो पार्टिकल्स कहाँ से लेगा कि आया वो जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से होंगे, और लिक्विड में पे साउंड थोड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, वो लेस स्पीड में होगी, कवर करेगी वो अपना डिस्टेंस। लेकिन जो ही हम गैसेस की बात करते हैं, गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक पाए जाते हैं। जो ही गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक होंगे, उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी वीक होती हैं, और वीक होने के नाते उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स की ट्रांसमिशन है वो भी लेस देन लिक्विड एंड लेस देन सॉलिड होगी। ये थी फेजेस ऑफ मैटर में कैसे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट पॉइंट इज the speed of sound in air the speed of sound in air affected by changes in some physical कंडीशन। कि स्पीड ऑफ साउंड को कौन इफेक्ट करेगा? फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशन इसमें कौन सी इफेक्ट करेंगी? टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। कि जो तीन चीज़ें इसको इफेक्ट करेंगी वो है टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। क्योंकि हमने बात की थी उसको मीडियम में पार्टिकल्स चाहिए अपनी साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए, और जो ही वो पार्टिकल्स क्या होंगे, वो पार्टिकल्स भी एयर में जो मौजूद होंगे वो भी इफ़ेक्ट होंगे सिर्फ टेम्परेचर से, प्रेशर से और ह्यूमिडिटी से। जब वो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी से इफ़ेक्ट होंगे, क्या है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कुछ पार्टिकल्स के जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जो ही वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फिर वो वेव्स क्या होंगी, वो ट्रांसमिट नहीं होगी। इसी तरह अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगी, वो भी वेव्स ट्रांसफ़र आउट नहीं करेंगी, क्योंकि प्रेशर करेगा कि एयर में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो प्रेशराइज हो जाएंगे। जो ही वो पार्टिकल्स प्रेशराइज होंगे, उनके प्रेशराइज होने से वो पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे, और जो ही वो कंप्रेसेशन का फॉर्मूला अकर करेगा तो वेव्स की ट्रांसमिशन नहीं होगी, कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी तरह ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी की होती है वाटर वेपर से मौजूद होना, और जो ही ह्यूमिडिटी महसूस होती है तो ह्यूमिडिटी से हम क्या कहेंगे कि ये नमी मौजूद है। नमी क्या करेगी कि वो वेव्स ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। नेक्स्ट इज the speed of sound in air is 343 meter per second at 1 atmosphere of pressure and room टेम्परेचर। कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो 343 मीटर पर सेकंड है एक एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर में, और जो रूम टेम्परेचर है वो भी इफेक्ट करेगा 21 डिग्री सेल्सियस। द स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। की स्पीड डिपेंड करेगी उसके टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज फास्टर देन इन एयर। कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स और लिक्विड्स है वो फास्टर है
इन एयर में, कि वो एयर में बहुत ज़्यादा फास्टर है। अगर हम इसका मैथमेटिकली कोई चेकआउट करें, मैथमेटिकली कोई स्टडी करते हैं मैथमेटिकली, कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं। वी वेलोसिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पे, वी स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा वेव लेंथ है, कि ये इस पे इसकी क्या है, डिपेंडेंस है। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल मौजूद है जिसमें हमने मुख्तलिफ स्पीड ऑफ साउंड से मुख्तलिफ मीडियम से हम स्टडी करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम्स, कि वेरियस मीडियम में अगर गैसेस होंगी तो फिर एयर 0 डिग्री सेल्सियस में स्पीड इज़ 331, एयर 25 डिग्री सेल्सियस 346, स्पीड एयर 100 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर फुली हाई है तो फिर ये स्पीड ऑफ साउंड भी 386 पे डिपेंड करेगी। हाइड्रोजन गैस में 0 डिग्री सेल्सियस पे 1290 स्पीड, ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस 317 डिग्री, हीलियम 0 डिग्री सेल्सियस पे 972 स्पीड ऑफ साउंड। कि गैसेस में ये स्पीड ऑफ साउंड होगी। गैसेस में हमने एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस स्टडी किया एंड 25 डिग्री सेल्सियस एज वेल एज 100 डिग्री सेल्सियस। कि ये डिपेंडेंस क्या है, कि जो ही 0 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर के कम होने से क्या होगा कि वो स्पीड ऑफ साउंड भी कम होगी, लेकिन जो ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। लिक्विड्स डिस्टिल्ड वाटर, under 98, सी वाटर 1531। कि डिस्टिल्ड वाटर में उसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है मीटर पर सेकंड स्केल में वो भी डिफरेंट है और सी वाटर की भी डिफरेंट है, क्योंकि सी वाटर में तो इम्प्योरिटीज़ पाई जाएंगी लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में कोई इम्प्योरिटीज़ यानी कोई अदर पार्टिकल्स नहीं पाए जाएंगे, वो सिर्फ एज इट इज़ वाटर ही मौजूद होगा। नेक्स्ट इज सॉलिड्स। मीटर पर सेकेंड। सॉलिड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वुड 2000 मीटर पर सेकेंड, एल्युमिनियम 6420, brass 4700, nickel 6040, iron 5950, steel 5960, flint glass 3980। कि ये वो सॉलिड्स हैं जिनमें क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड वेरी करेगी। तो स्पीड ऑफ साउंड हर सॉलिड में वेरिएट करती है, क्योंकि हर सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट मौजूद होते हैं, क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड जब भी डिपेंड करेगी ये मीडियम पे डिपेंड करेगी। इसकी डिपेंडेंस जब भी हम स्टडी करेंगे तो वो मीडियम में ही स्टडी आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 11.2। एग्जांपल स्टडी करते हैं। फिजिक्स में एग्जांपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप्स। एग्जांपल 11.2
calculate the frequency of sound wave of speed 340 meter per second and wavelength 0.5 meter. कि calculate the frequency of sound wave of speed 340 meter per second and wavelength 0.5. Solution: given data V is equal to 340 meter per second, wavelength lambda is equal to 0.5 m. अकॉर्डिंग टू फार्मूला के फार्मूले के मुताबिक v is equal to f lambda, v is equal to f lambda. Putting the values, f will be equal to v over lambda. If we invert the formula, v over lambda, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम 340 मीटर पर सेकेंड ओवर 0.5 एम से कट गया और 0.5 एंड फ्रीक्वेंसी विल बी 680 हर्ट्ज. कि 680 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है. हर्ट्ज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज है और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें 680 हर्ट्ज में मिल गई है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये था टॉपिक अबाउट द स्पीड ऑफ द साउंड, कि हम स्पीड ऑफ साउंड किन पार्टिकल्स पे और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनको हमने कंप्लीट स्टडी के बाद देखा कि पार्टिकल जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मीडियम पे डिपेंड करी है. जिस तरह का मीडियम होगा वैसी स्पीड ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगी, उतनी स्पीड से साउंड प्रोड्यूस होगी. लेकिन आगे ये इफ़ेक्ट होगी तो सिर्फ प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कि प्रेशर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या करेंगे, वो इसको इफ़ेक्ट करेंगे. इफ़ेक्ट इस लिहाज से करेंगे कि क्योंकि ये एयर में मौजूद होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो मौजूद पार्टिकल्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने क्रिएट करना है एक मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स, कि जिन्होंने साउंड वेव्स प्रोड्यूस भी करनी है और आगे ट्रांसफ़र भी करनी है. जब वो साउंड्स प्रोड्यूस भी करेंगे और आगे ट्रांसफ़र भी करेंगे तो फिर वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अहम हुए, कि अगर वो पार्टिकल्स ना हों तो साउंड वेव्स तो ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती, और अगर साउंड वेव्स ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती तो फिर हमें साउंड कैसे हियर करेंगे, हमें आवाज़ कैसे सुनाई दी जाएगी. इसी तरह जो डिपेंडेंस है इसकी वो पार्टिकल्स पे है. लेकिन टेम्परेचर, कि अगर जब टेम्परेचर हाई होगा तो टेम्परेचर हाई होने से एटमॉस्फेयर जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे वो इफ़ेक्ट होंगे, और जब एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स इफ़ेक्ट होंगे तो उससे क्या होगा, साउंड की ट्रांसमिशन भी इफ़ेक्ट होगी. इसी तरह जो प्रेशर है, प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद होगा तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्रेस्ड आउट हो जाएंगे, कि यानी वो पार्टिकल्स कंप्रेशन के फिनोमेना में अकर करेंगे. लेकिन जो ही पार्टिकल्स की कंप्रेशन होगी तो उन कंप्रेशन में हम ये देखेंगे कि जो पार्टिकल्स मौजूद थे वो सारे कंप्रेस्ड हो गए हैं, और जो ही वो सारे पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे उनकी कंप्रेस होने से क्या होगा, साउंड वेव्स ट्रांसमिट नहीं होगी, और जो ही साउंड वेव्स ट्रांसमिट नहीं होंगी तो वहाँ साउंड वेव्स की प्रोडक्शन भी नहीं होगी और ट्रांसमिशन भी नहीं होगी, और ये इफ़ेक्ट करेगा कि हम आवाज़ सुन नहीं सकेंगे. इसी तरह ह्यूमिडिटी भी इफ़ेक्ट करेगी. ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट इस लिहाज से करेगी कि अगर ह्यूमिडिटी मौजूद होगी, कि जो ही ह्यूमिडिटी मौजूद होगी उसमें नमी मौजूद होगी तो पार्टिकल्स में वाटर या ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगे, और जो ही वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स की मौजूदगी ये जाहिर करेगी कि यहाँ क्या है, साउंड ऑफ वेव जो है ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि जब पार्टिकल से ट्रैवल करना है उसकी स्पीड 343 मीटर पर सेकंड होगी. लेकिन जो ही उसने वाटर वेपर से ट्रैवल करना है तो उसकी स्पीड 1511 होगी.
कि आया क्या है, वाटर से जो है वो इफेक्ट इसको लाजमन करेंगे। ये था टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड। measuring speed of sound by echo method कि echo method के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड हम कैसे मेजर कर सकते हैं। apparatus measuring tape stopwatch flat wall then can produce good echo कि apparatus जो हमें मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हमने कैसे करना है और कौन कौन सा हमें सामान जो है वो रिक्वायर है, कौन कौन सा apparatus रिक्वायर्ड है। apparatus में मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, फ्लैट वॉल दैट कैन प्रोड्यूस अ गुड साउंड कि फ्लैट वॉल भी चाहिए जो कि एक अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर सके। प्रोसीजर कि कैसे हम ये फिनोमेना करवाएंगे। प्रोसीजर यूज द टेप टू मेजर द डिस्टेंस of 50 meters from the wall कि यूज़ करें एक टेप जो मेजर करे दीवार से 50 मीटर से दूर तक डिस्टेंस। नाउ क्लैप योर हैंड्स in front of wall at a distance of 50 meters and check if you can clearly hear an echo कि क्लैप करें अपने हैंड्स को 50 मीटर की दूरी से और चेक करें अगर आप इसका क्लियर एक एको सुन सकते हैं। Make sure an echo is not coming from an echo is not coming from any other wall in the area, the time taken by the sound to travel 100 meters is the time difference between clap and echo कि आप एक टेप लें, टेप से 50 मीटर्स जो है वो मेजर कर लें वॉल से ऑपोजिट की तरफ। अब आप क्लैप करें यानी ताली बजाएं दीवार के करीब, तो फिर आप 50 मीटर जो दूर हैं जो ताली बजाएंगे तो फिर उसका एक एको प्रोड्यूस होगा। वो क्या करेगा, दीवार को उसकी साउंड वेव्स जब बाउंस बैक होंगी और जो ही वो साउंड वेव्स बाउंस बैक होंगी तो उनके बाउंस बैक होने से क्या होगा कि जो साउंड वेव्स हैं वो एक एको प्रोड्यूस करेंगे और जो ही वो एको प्रोड्यूस होगा वो आप हियर कर सकते हैं एक 100 मीटर्स अवे तक भी कि 100 मीटर्स की दूरी तक भी आप वो हियर कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज नाउ रीस्टार्ट द क्लैपिंग and
start the stopwatch. At the first clap, count the number of claps and stop the clapping. At the stopwatch, when you hear the echo of the 10th क्लैप कि रीस्टार्ट करें आप क्लैपिंग को और साथ ही स्टॉप वॉच के को भी स्टार्ट कर दें। जो ही आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट क्लैप होगी उसका काउंट करें नंबर ऑफ क्लैप्स और फिर स्टॉप कर दें स्टॉप वॉच कि जो ही हैको ऑफ आपके 10th क्लैप महसूस होगी। यानी आपने एक से लेकर जब ताली बजानी शुरू की तब आपने स्टॉप वॉच को शुरू कर देना है और जो ही आपने स्टॉप वॉच शुरू की तो स्टॉप वॉच के शुरू होने से आपने 10 तालियाँ बजानी है, यानी 10 क्लैप्स करनी है। जब आप 10 क्लैप्स कर लेंगे तो फिर जो बाउंस बैक होकर एको वापस आएगा 10th क्लैप का, यानी आपकी आखिरी क्लैप का जो बाउंस बैक होकर वापस आएगा उसको फिर आप क्या करें, उसको वहाँ स्टॉप वॉच रोक लें और टाइम नोट कर लें। नेक्स्ट, नाउ फाइंड द एवरेज टाइम फॉर 10 claps after calculating the time interval t between claps. After calculating time interval between claps using the formula S is equal to VT और यहाँ फार्मूला यूज़ करें S is equal to VT। कि जो एवरेज टाइम है कि यानी अब हम क्या करेंगे, उसका एवरेज टाइम निकालेंगे कि जैसे ही हमने क्लैप्स की 10 क्लैप्स के बाद हमने स्टॉप वॉच जो है वो बंद कर दी। जो ही स्टॉप वॉच बंद की फिर हम एवरेज टाइम निकालेंगे 10 क्लैप्स का। ये 10 क्लैप्स की एवरेज टाइम में हम फिर एक क्लैप का एवरेज टाइम निकालेंगे। जो ही हम एक क्लैप का एवरेज टाइम निकालेंगे यूज़ करके फिर जो फॉर्मूला है S इज इक्वल टू VT। S क्या है डिस्टेंस और V क्या है उसकी स्पीड यानी उसकी वेलोसिटी और टाइम T जो टेकन है उससे जो उसने टाइम टेक किया है अपना एको प्रोड्यूस करने के लिए। ये क्या था, ये एक मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड कि एको मेथड से आप स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल 11.3। कि उसके टाइम को मेजर करके एवरेज टाइम निकाल के आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल flash of lightning is seen 1.6 seconds earlier than the thunder. How far away is the cloud in which flash has occurred? कि how far तक lightning is seen in flash कि जब बिजली चमकती है तो जो बिजली की चमक है वो पहले देखी जाती है, बाद में आवाज़ आती है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे स्पीड ऑफ साउंड कि अगर हम गिवन डाटा इसका सलूशन करें तो टाइम हमारे पास जो दिया है वो 1.5 सेकंड है। स्पीड ऑफ
साउंड जो है वो 32 मीटर पर सेकंड है। अब हमने डिस्टेंस ऑफ क्लाउड कैलकुलेट करना है। हम डिस्टेंस ऑफ क्लाउड कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला S इज इक्वल टू VT। S क्या है? डिस्टेंस। V क्या हो? 332 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो आंसर विल बी 498 मीटर। कि इतना वो डिस्टेंस तय करके फिर आवाज़ हमें आती है। इसलिए जो लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। इसलिए पहले हमें लाइट नज़र आती है, उसके बाद हमें थंडर की साउंड प्रोड्यूस हुई नज़र आती है, क्योंकि साउंड किसने उसमें ट्रैवल कितना करना है? 498 मीटर्स। कि 498 मीटर्स तय करके, उसका डिस्टेंस तय करके फिर हमें उसकी आवाज़ सुनाई दी जाएगी। लेकिन जो लाइटनिंग है वो पहले दिखाई दी जाएगी। ये था एक एग्जाम्पल 11.3। और जो टॉपिक हमने स्टडी किया वो है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड। कि ये एक प्रैक्टिकल है, आप खुद भी घर में परफॉर्म कर सकते हैं या किसी हिल स्टेशन पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, जो आजकल का बड़ा ही उसका पोल्यूशन से हम 2-4 हैं, वो सबसे ज़्यादा है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के शोर की आलूदगी। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? शोर की आलूदगी। वी एंजॉय प्रोग्राम्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन बाय हेयरिंग साउंड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़। कि हम क्या करते हैं? हम इंजॉय करते हैं अपना जो टाइम है, अपने आप को अम्यूज़ कैसे करते हैं? प्रोग्राम्स देखकर। प्रोग्राम्स देखकर किसमें? रेडियो पे भी सुनकर और टेलीविज़न पे भी सुनकर, जिसमें डिफरेंट आवाज़, इसमें म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। प्रोग्राम्स, म्यूज़िकल प्रोग्राम में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं जो डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी साउंड प्रोडक्शन से, जैसे कि फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन एंड ड्रम, के ये सारे यूज़ होते हैं म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में, जिनसे डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती हैं। और इन साउंड हमें क्या करती हैं? ये हमें अम्यूज़ करती हैं, हमारा दिल उभारती हैं। इसी तरह साउंड ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ sound of these instruments have pleasant effect on our ears। कि इन इंस्ट्रूमेंट्स का एक प्लेजेंट इफेक्ट भी है हमारे ears पे। such sounds which are pleasant, sounds which are pleasant on our ears are called musical sounds। कि ऐसी साउंड्स जिनका हमारे कानों पे बड़ा ही अच्छा असर पड़ता है, या जिनको सुनकर हम खुश होते हैं या पुरस्कून फील करते हैं, ये कैसी होगी? ये म्यूज़िकल साउंड्स होंगी, जिसमें म्यूज़िकल साउंड्स पे हमने फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम जैसे कि सॉन्ग्स वगैरह, जैसे जितने भी सॉन्ग्स प्ले होते हैं या जितने भी ड्रामास प्ले होते हैं जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूज़िकल साउंड्स, जिनका हमारे एयर्स पे बहुत ही अच्छा और खुशगवार असर पड़ता है। ये तो म्यूज़िकल साउंड्स हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि नॉइज़ का प्रोड्यूस होता है। सम साउंड्स produce unpleasant effects on our ears, such as
sound of machinery, the slamming on door, a sound of traffic. In big cities, क्या sound of traffic in big cities? Sound which has jarring, sound which has jarring and unpleasant effect on our air is called noise. नॉइज़, शोर कि नॉइज़ कब प्रोड्यूस होता है? ऐसी साउंड्स जिनका हमारे ऊपर या हमारे ईयर्स पे अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट होता है, कि यदि वो नाखुशगवार होती हैं, जिनको हम सुनना नहीं चाहते, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। जस्ट लाइक आप किसी आप फैक्ट्री में चल जाएं तो वहाँ जो मशीन्स वर्किंग आउट करती हैं, तो मशीन्स के वर्किंग से क्या होगा? वहाँ साउंड प्रोड्यूस होगी। जो ही मशीन की वर्किंग से वहाँ साउंड प्रोड्यूस होगी, तो हम उस साउंड को क्या कहेंगे कि इसका हम इसको सुनना नहीं चाहते, आया या साउंड बंद कर दें या हम अपने कान बंद कर लेंगे। तो फिर क्या जो ऐसी आवाज़ होगी जो अनप्लेजेंट होगी हमारे ईयर्स पे, जो हमारे ईयर्स पे अनप्लेजेंट होगी, वो हम नॉइज़ कहेंगे। उसको हम नॉइज़ कहेंगे कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये तो शोर प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह दरवाजे पर दस्तक या जब जहाँ दरवाज़े बनाने का काम हो रहा होता है, जहाँ आयरन यूज़ हो रहा होता है, आयरन डोर्स यूज़ हो रहे होते हैं, वहाँ हैमरिंग हो रही होती है, यानी हथौड़ी चल रही होती है। वहाँ से भी जो है एक अनप्लेजेंट स्मेल्स, अनप्लेजेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, और जो अनप्लेजेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो नॉइज़ क्रिएट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो नॉइज़ क्रिएट होता है वो बड़े शहरों में ट्रैफिक से होता है, क्योंकि ट्रैफिक जैम्स जहाँ हों वहाँ लोग हॉर्न्स देते हैं, और ज़्यादा हॉर्न्स देने से वो क्या करेंगे कि वो प्रोड्यूस करेंगे नॉइज़, के जो ही ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होगा। कि नॉइज़ क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, साउंड विच हैज़ jarring and unpleasant effect on our ear is called noise। कि नॉइज़ आया वो है जिसका हमारे कानों पे बहुत बुरा या गहरा असर पड़ता है, उसको हम नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ कॉरेस्पॉन्ड्स टू irregular and sudden vibrations produced by some sounds। कि नॉइज़ कब कॉरेस्पॉन्ड होता है, नॉइज़ कब प्रोड्यूस होता है? जब जो है इरेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ हम सडन एक्शन, जैसे जो फैक्ट्रीज़ की मशीनरी है वो इरेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारे जो ईयर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें वहाँ नॉइज़ प्रोड्यूस हुआ नज़र आता है। इसी तरह जिनमें सडन वाइब्रेशंस पैदा होंगी या इरेगुलर वाइब्रेशंस, सडन वाइब्रेशन जैसे हैमरिंग कि हथौड़ी चलाना, वो एकदम जब हथौड़ी चलती है तब वो साउंड की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो हम फिर क्या कहते हैं कि यहाँ सडन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। सडन वाइब्रेशंस के प्रोड्यूस होने के साथ साथ इरेगुलर वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये क्या कॉज कर रहे हैं? ये नॉइज़ कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नॉइज़ हैज़ बिकमिंग, नॉइज़ पोल्यूशन has become a major issue of concern in big cities. Noise is an undesirable sound that is harmful for health of human and other
species. Noise pollution has become a major source of concern in big cities. Noise is an undesirable sound that is harmful for health of human and in all other species. कि दूसरी स्पीशीज़ के लिए भी क्या है, ये हार्मफुल है. कि जो भी है नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो जब ही क्रिएट होगी तो वो हार्मफुल होगी ह्यूमंस के लिए भी, लेकिन दूसरी स्पीशीज़ के लिए भी, क्योंकि सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की एक रेंज है हेयरिंग की. जैसे हमारी एक रेंज है हेयरिंग की कि हम इससे ऊपर हेयरिंग नहीं कर सकते. इससे ऊपर जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी इस वेव या इस लिमिट से अबव होगी तो वो हमारे लिए नॉइज़ प्रोड्यूस करेगी. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. Equipment and heavy machinery are the main source of noise pollution. कि ट्रांसपोर्टेशन जो इक्विपमेंट्स हैं वो और हैवी मशीनरीज जितनी भी हैं ये सारी मेन सोर्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन की. कि इनसे क्या क्रिएट होता है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है. फॉर एग्जांपल नॉइज़ ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज. कि मशीनरी जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज में जो नॉइज़ क्रिएट होता है वो एक मेन कॉज है. लाउड व्हीकल हॉर्न्स, कि हॉर्न्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगी. हूटर्स एंड अलार्म्स, तो जो हूटर्स होते हैं और अलार्म्स होते हैं. नॉइज़ हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट्स. Noise has a negative effects on human health and it can cause conditions such as hearing loss, sleep disturbance, aggressions, hypertensions, high stress levels. कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जितनी भी जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है इनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है. किस लिहाज से कि ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं और स्ट्रेस की प्रोडक्शन के साथ ये स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, एग्रेशंस, स्लीप डिस्टर्बेंस, हेयरिंग लॉस. कि यानी जो बिग सिटीज़ में रहने वाली लोग हैं, जो ह्यूमंस बिग सिटीज़ में रह रहे हैं वहाँ जो है नॉइज़ पोल्यूशन से वो 2-4 है. कि शोर की आलूदगी से वो 2-4 है. वो किस लिहाज से इसे फेडअप है कि जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे हॉर्न्स यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, यहाँ ह्यूटर्स हैं, अलार्म्स हैं, ये सारे क्या कॉज करते हैं, कंडीशंस की ऐसी कंडीशंस जिसमें ह्यूमन को डैमेज करे. कि ह्यूमन डैमेजिंग कैसे है, उसकी हेयरिंग लॉस हो जाती है, यानी उसके सुनने की जो सकत है वो बहुत कम होती जा रही है. इसी लिहाज से क्या होगा कि जो ही वो हेयरिंग लॉस होगा तो इसके बाद ये पीक सिटीज़ जो है रात देर तक जो है हॉर्न्स जो रश होता है, ट्रैफिक जैम्स होती है वो सड़कों पे वैसे ही रहती है. मार्केट लेट ओपनिंग्स, तो ये क्या करेंगे, ये स्लीप डिस्टर्बेंस करेंगे. कि जो लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं उनकी आराम में भी खलल पेश होता है. किससे कि जो लोग सड़कों के बिल्कुल किनारे पर रह रहे हैं या सड़कों के साथ में मेन रोड्स रह रहे हैं वो हॉर्न से बहुत ज़्यादा फेडअप होंगे. इसी तरह जो लार्ज व्हीकल्स हैं, ट्रक्स वगैरह, इनके जो हॉर्न्स हैं उनका प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है. कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से
क्या करते हैं, वो हॉर्न्स प्ले करते हैं। जब वो सब काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से करेंगे तो इससे क्या इफेक्ट होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन्स इफेक्ट होंगे। तो ह्यूमन्स में क्या होगा, मुख्तलिफ कंडीशंस उनकी कॉज होंगी। जैसे हमने सुनने की सख्त कहा, उनके आराम में खलल पेश आएगा, हाइपर टेंशन रहेंगे, कि स्ट्रेस लेते रहेंगे, मतलब सोचते रहेंगे, उनके जो ब्रेन है उसका लॉस होगा, हाई स्ट्रेस लेवल होगा, कि यानी वो अपनी ज़िंदगी की उनकी जो नॉर्मल रूटीन है उसको कैरी आउट नहीं कर सकेंगे। और जो ही वो इसके अपनी नॉर्मल रूटीन को कैरी आउट नहीं कर सकते, तो ह्यूमन बॉडी एक ऐसी बॉडी है अगर जिसकी नॉर्मल वर्किंग ना हो तो इंसान बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है और कोई ना कोई इसमें फॉल्ट हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, नॉइज़ कैन ऑल्सो कॉज noise can also cause accidents by interfering with communication and warning signals। कि नॉइज़ कैन कॉज एक्सीडेंट्स, कि वो एक्सीडेंट्स कॉज करेगी बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स, कि कम्युनिकेशन और वार्निंग सिग्नल्स के साथ वो एक्सीडेंट्स भी कॉज करेगी। कि हाईली डेंजरस भी है जो है ये नॉइज़ पोल्यूशन। नेक्स्ट इज अ सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ The safe level of noise depends on two factors। कि जो सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द लेवल, वॉल्यूम ऑफ नॉइज़, द पीरियड ऑफ एक्सपोजर ऑफ नॉइज़। कि ये दो बातों पे डिपेंड करेगा कि आया जो लेवल है या वॉल्यूम है वो नॉइज़ का कितना है। जब लेवल और वॉल्यूम पे ये नॉइज़ डिपेंड करेगा तो आया हम ये कहेंगे कि जो पीरियड है ऑफ एक्सपोजर ऑफ नॉइज़, कि किस बिना पे ये कितना ऊंची आवाज़ चल रही है और कितनी ऊंची आवाज़ कितनी देर तक चल रही है। कि ये दो डिपेंड किस पे हैं, कि जो शोर की आलूदगी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, यानी दो चीज़ों पे वो गहरा असर रखती है। किस लिहाज से, कि अगर जो शोर प्रोड्यूस हो रहा है, जो शोर पैदा हो रहा है वो किस कदर बड़ा शोर है, यानी किस कदर उसकी आवाज़ तेज़ है। अगर वो तेज़ आवाज़ में शोर पैदा हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ जो आवाज़ है शोर की वो बहुत ज़्यादा है। और जब शोर की आवाज़ ज़्यादा होगी तो उसका जो टाइम पीरियड होगा कंज्यूम का वो भी ज़्यादा होगा। और जो ही उसका टाइम पीरियड कंज्यूम का ज़्यादा होगा, कि यानी एक शोर पैदा हो रहा है बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी एक ट्रक का हॉर्न मुसलसल 10 मिनट से चल रहा है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि लेवल जो है नॉइज़ का यानी वॉल्यूम जो है वो तो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जो पीरियड ऑफ टाइम है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। कि यहाँ जो पीरियड है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह जो साउंड है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगी। द लेवल ऑफ नॉइज़ recommended in most countries usually 85 to 90 decibels over an 8-hour work day। कि 8 आवर वर्क डे जो 85 to 90 डेसिबल्स तक, कि 80 से 90 डेसिबल्स तक जो है ना, कि दिन में 8 घंटे जो है वो मोस्ट ऑफ दी कंट्री से काम होता है। जब दिन में 8 घंटे काम होगा तो लेवल जो है, जो वॉल्यूम है नॉइज़ का वो भी ज़्यादा है। हम क्या बात करेंगे कि यहाँ जो लेवल है नॉइज़ का वो भी ज़्यादा है। और जो ही लेवल ऑफ नॉइज़ ज़्यादा होगा, कि यानी जो लेवल है वो 85 और 90 है, 85 और 90 लेवल में
जो पीरियड ऑफ एक्सपोजर ऑफ नॉइज़ है वो 8 हॉर्स है, यानी 8 घंटे तक हम ये आलूदगी सुन सकते हैं। जब 8 घंटे तक हम ये आवाज़ सुनते रहेंगे, इस कदर ऊंची आवाज़, तो फिर ये क्या करेगा, ये हमारे ईयर्स डैमेज करेगा। नॉइज़ पोल्यूशंस, noise pollutions can be reduced to acceptable level by replacing the noisy machinery with environment friendly machinery and equipments। कि नॉइज़ पोल्यूशन हम कैसे कम कर सकते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन 2 ही तरीक़ों से कम हो सकता है कि हम पहला तो यह करें कि यहाँ वहाँ जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस साउंड में कमी लेके आएँ, कि यानी उस फ्रीक्वेंसी को कम करें, ऐसे जैमर्स लगाएं या वहाँ वैक्यूम प्रोड्यूस करें कि जहाँ वो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है। या दूसरा तरीका हम रिप्लेस करें अपनी मशीनरीज़ कि जो नॉइज़ी मशीनरीज़ हैं, जो ज़्यादा शोर मचाती हैं या ज़्यादा शोर पैदा करती हैं, उन मशीनरीज़ को विद फ्रेंडली एनवायरनमेंट मशीनरीज़ के साथ रिप्लेस करें, कि जो ऐसी मशीनरी लेके आएँ जिसका नॉइज़ कम प्रोड्यूस हो, जैसे वो कम शोर पैदा करे। जब वो कम शोर पैदा करेगी या थोड़ा शोर पैदा करेगी तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ अब क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन पैदा नहीं हो रहा, यानी शोर की आलूदगी पैदा नहीं हो रही। नेक्स्ट इज बाय पुटिंग sound reducing barriers or using hearing protection devices। कि वो बाय पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, कि यहाँ वो साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स पुट करें या यूज़ करें वो हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, कि साउंड बैरियर वहाँ प्रोड्यूस होने चाहिए या हेयरिंग डिवाइसेस वो प्रोड्यूस करें, यानी जो मशीनरीज पे वर्कआउट कर रहे हैं वो हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ करें। नेक्स्ट साउंड plays different properties, just like sound displays all the properties of waves when are interact with other मटीरियल्स। क्या हम देखते हैं साउंड का और वेव्स का क्या आपस में कंपैरिजन है, कि यानी कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें। तो सिमिलैरिटीज़ में सबसे पहले जो हम सिमिलैरिटी स्टडी करेंगे वो ये होगा कि ये हमारे पास सॉलिड मटीरियल है, हमने रिफ्लेक्शन यहाँ स्टडी करेंगे। जैसे हम वेव्स की रिफ्लेक्शन स्टडी की थी कि वेव एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ऐड होती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है अपने वापस उसी मीडियम में। साउंड वेव्स कमिंग, कि साउंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऐड होगी, जो ही वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ऐड होगी, तो जैसे वेव जो हैं उनकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी की वो यही है कि रिफ्लेक्शन ऐसी प्रॉपर्टी है वेव्स की जिसमें जो ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो वो बाउंस बैक हो जाएगी अपने पहले मीडियम में ही। इसी तरह जो साउंड वेव्स यहाँ आ रही हैं सेकंड मीडियम में वो बाउंस बैक हो जाएंगे अपने ही फर्स्ट
मीडियम में। तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी उसने शो की साउंड ने, वो एज ए वेव उसने पहली प्रॉपर्टी एज ए रिफ्लेक्शन शो की। नेक्स्ट इज नेक्स्ट, अगर जो वेव्स हैं वो यहाँ एंटर हो रही हैं, एंटर होने के बाद वो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है चेंज हो रहा है, और जो ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव होगी, कि जो ही एक वेव जो है वो ट्रैवल करके यहाँ आ रही है, जो ही वो यहाँ स्लिट के साथ टकराएगी तो वो क्या होगा, उसमें चेंज इन एंगल, कि जो ही वो चेंज इन एंगल होगा तो चेंज इन एंगल किस पे डिपेंड करेगा कि आया वो क्या है, वो डाइवर्ट हो गई है। जो ही वो डाइवर्ट होगी वो एक रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट, जो वेव्स यहाँ से ट्रैवल करके आ रही है, जो साउंड यहाँ से ट्रैवल कर रही है, जो ही वो प्रेजेंट स्लिट से पास करेगी तो स्लिट से पास करने के बाद वो मर्ज हो जाएगी छोटी छोटी वेव्स में, कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, डिफरैक्शन। कि डिफरैक्शन ऑफ वेव्स से हमने कहा था कि जो ही जो वेव्स विद हाई एनर्जी एंड हाई एम्पलीट्यूड जो ही आएंगी वो लो एम्पलीट्यूड्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, कि यानी जो वेव्स हैं आया वो क्या है, जो बड़ी वेव्स आ रही थी वो छोटी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट आउट होगी, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, डिफ्रैक्शन की, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो है अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज़ब होना, कि जो ही हम वेव्स की बात करेंगे कि वेव्स जो आ रही हैं उनमें से कुछ वेव जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन कुछ जो है वैसे ही एज इट इज़ ही इवॉल्व हो जाएंगी, यानी कि अब्जॉर्प्शन का फिनोमेना जो है वो भी यहाँ अकर करेगा, कि जो वेव्स हैं कि अब्जॉर्प्शन सिर्फ लिमिटेड फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स की होती है, कि ज़्यादा जो वेव्स हैं वो अब्जॉर्प्शन शो नहीं करते, कि जब वो अब्जॉर्प्शन ही नहीं शो करेंगे तो फिर वहाँ क्या होगा कि वो फिनोमेना अकर नहीं करेगा। कि ये जो वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि साउंड भी डिस्प्ले करता है वेव पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज़ के, वेव के जो पार्टिकल्स हैं या वेव हैं वो जो प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं वो साउंड भी शो करता है, जब ये मटेरियल से या किसी बाउंड्री से इसकी इंटरेक्शन हो, जब ये इंटरेक्ट करे किसी भी मटेरियल या बाउंड्री से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ acoustics according to definition, the technique or method used to absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces is called acoustic protection। कि acoustic protection क्या है, ऐसी टेक्निक और मेथड ये यूज़ करती हैं अब्जॉर्ब करने को अनडिज़ायरेबल साउंड्स, कि यानी जो भी अनडिज़ायरेबल साउंड्स हैं वो जब हम अब्जॉर्ब करवाएंगे ताकि वहाँ नॉइज़ पोल्यूशन पैदा ना हो, तो ऐसी को क्या कहते हैं हम, acoustic प्रोटेक्शन। डिटेल स्टडी करते हैं acoustic प्रोटेक्शन की। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड is more prominent if the surface is
रिज्ड एंड स्मूथ, कि जो रिफ्लेक्शन है वो वहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी, जहाँ जो सरफेस रिज्ड यानी सख्त और उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ होगी। लेस साउंड रिफ्लेक्शन इफ द सरफेस इज सॉफ्ट एंड इरेगुलर, कि अगर वही इरेगुलर सरफेस होगी और इरेगुलर सरफेस होने के साथ साथ वो अगर सॉफ्ट होगी तो इतनी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि अगर सरफेस ही सॉफ्ट और इरेगुलर होगी तो वहाँ अब्जॉर्प्शन अकर करेगी। सॉफ्ट पोरस मटेरियल्स such as draperies and rugs absorb large amount of sound energy and thus quiet echo and softening noise, कि जो सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स होते हैं वो जैसे ड्रेपीज एंड रग्स वो क्या करते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड, कि जब वो साउंड एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर वहाँ क्या है, कोई एको प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब कोई एको ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम कहेंगे यहाँ क्या है, नॉइज़ सॉफ्टन हो गया, कि कोई शोर पैदा नहीं हुआ। इसलिए तो ज़्यादातर जो सॉफ्ट मटेरियल्स और पोरस मटेरियल्स होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होते। इससे सबसे कॉमन एग्जांपल है इसको स्टडी करने के लिए, कि जो डोर होता है, दरवाज़ा, ये एक रिज्ड और रेगुलर शेप होता है। जब आप इस पर स्ट्राइक करते हैं या इस पर मारते हैं तो एक साउंड या नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। वो नॉइज़ और साउंड क्या करती है कि वो हमारे एयर्स को इरिटेट करते हैं। इसी तरह एक सॉफ्ट मटेरियल जैसे कोई भी ब्लैंकेट वगैरह, कंबल या जेली वगैरह हो, जब आप उस पर स्ट्राइक करते हैं या रबड़ हो उस पर स्ट्राइक करते हैं तो कोई नॉइज़ नहीं प्रोड्यूस होती, कोई शोर वहाँ पैदा नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि जो सॉफ्ट और पोरस मटेरियल होता है वो अब्जॉर्ब कर देते हैं सारी साउंड एनर्जी, और जब वो साउंड एनर्जी सारी अब्जॉर्ब होगी तो ऑब्जॉर्बेशन के फिनोमिना के बाद क्या होगा कि वहाँ पोल्यूशन नहीं क्रिएट होगी। नेक्स्ट इज thus by using such material in noisy places we can reduce the level ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, कि ऐसे प्लेसेस में हम अगर किसी नॉइज़ी या शोर की जगह में हम अगर ये मटेरियल यूज़ करें तो इस मटेरियल के यूसेज से हम ये चेकआउट करेंगे कि वहाँ जो शोर की ज़्यादती थी वो कम हो गई, यानी जितना ज़्यादा शोर पैदा होता था अब उतना शोर वहाँ पैदा नहीं हो रहा। इफ़ द सरफेस ऑफ classrooms and public hall are too absorbent, the sound level may be low for the audience, कि जो ही वो सरफेस ऑफ द क्लासरूम और पब्लिक है अगर वो अब्जॉर्बेंट बन जाए तो वहाँ ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं होगा। व्हेन साउंड लेवल में बी लो फॉर द ऑडियंस
sound reflects the wall, sound reflects the walls, ceiling and floor of a room. The reflecting surfaces are too reflective and sound becomes garbled. कि जो साउंड रिफ्लेक्ट्स कि जो ही वो साउंड जो है रूम में प्रोड्यूस होगी तो जो ऑडियंस होंगे उनके लिए वो एज ए नॉइज़ इसलिए तब प्रोड्यूस होती है जब वो साउंड प्रोड्यूस होगी एक रूम में, तो वो उसकी वेव्स जो हैं वो स्ट्राइक करेंगे विद द सीलिंग, छत से स्ट्राइक करेंगे, दीवारों से स्ट्राइक करेंगे और फर्श से भी स्ट्राइक करेंगे। जो ही ये सारी वेव्स कंबाइन हो जाएंगी तो कंबाइन होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो एक नॉइज़ प्रोड्यूस करेंगे कि यानी एक शोर प्रोड्यूस करेंगे कि वहाँ एक जो शोर प्रोड्यूस होगा, इसलिए वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, पोरस या सॉफ्ट मटेरियल्स। जब पोरस या सॉफ्ट मटेरियल्स करेंगे तो वो ज़्यादा जो वेव एनर्जी होगी उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। जब वो वेव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेंगे तो अब्जॉर्बेशन के बाद क्या जो फिनोमेना अकर करेगा वो ये है कि अब्जॉर्बेशन के बाद जो वेव एनर्जीज है जो ही वो अब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो अब्जॉर्ब होने के बाद जो वहाँ नॉइज़ है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट इज दिस इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉल्ड रिवर्बरेशंस। कि रिवर्बरेशंस क्या होती हैं, कि रिवर्बरेशंस कि जब एक हॉल्स में जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट करेगी उसके वॉल से, सीलिंग से और फ्लोर से। जब इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसे मिलेंगी रिफ्लेक्ट होने के लिए, जब ये सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अकर करेंगे तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, एक गार्बल्ड बनाएगी, यानी एक शोर पैदा करेगी। और जो ही वो शोर पैदा होगा उस शोर के पैदा होने से हम ये स्टडी करेंगे कि आया यहाँ क्या हुआ है, रिवर्बरेशंस प्रोड्यूस हो गई हैं। ये क्या प्रोड्यूस हुई हैं, रिवर्बरेशंस। नेक्स्ट इज in design of lecture halls, auditorium or theater halls, a balance must be achieved between reverberations and absorption। कि जो हॉल्स हैं उनमें एक बैलेंस होना चाहिए रिवर्बरेशंस कि यानी जो रिफ्लेक्टिंग सर्विस है उसको इतना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव ना बनाएंगे, वहाँ गार्बल्ड प्रोड्यूस हो जाए कि इतनी ज़्यादा वो रिफ्लेक्टिंग ना हो। जब वो इतनी ज़्यादा भी रिफ्लेक्टिंग नहीं होगी तो रिफ्लेक्ट ना होने की वजह से क्या होगा, वो एक रिवर्बरेशन यानी अब्जॉर्प्शन वहाँ अकर नहीं करेगी। इट इज़ ऑफन एडवांटेजियस to place reflective surfaces behind the stage to direct the sound towards ऑडियंस। कि अगर आपने रिफ्लेक्टिव सर्विसेज बनानी है तो जो रिफ्लेक्टिव सर्विसेज हैं उनको बिहाइंड द स्टेज बनाएं कि जहाँ जो मोटिवेटर या जो स्पीकर है वो खड़ा है वहाँ से जो सरफेस है उसको रिफ्लेक्टिव बनाएं। जब वो सरफेसेस रिफ्लेक्टिव बनेंगी तो उन सरफेसेस के रिफ्लेक्टिव होने से हम यही यहाँ कहेंगे कि जो ऑडियंस है
कि वो जो रिफ्लेक्टिव सर्विसेज हैं वो क्या करेंगी, वो ऑडियंस पे जो डायरेक्ट होगी वॉइस से, यानी जो भी साउंड होगी वो डायरेक्ट ऑडियंस तक प्रोड्यूस होगी। तो जो ही वो डायरेक्ट ऑडियंस तक प्रोड्यूस होगी तो उसकी प्रोडक्शन से हम ये फ़ायदा होगा कि जो आवाज़ है वो ज़्यादा गूंजेगी नहीं और डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुँचेगी। नेक्स्ट इज़ generally the seating of lecture halls, conference halls and theater halls are curved so that sound after reflection may reach all the corners of the hall। कि जब जो सीलिंग्स होती है हॉल्स की, कॉन्फ्रेंस हॉल्स की, थिएटर हॉल्स की, वो कर्व्ड इसलिए होती है कि जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो आवाज़ है वो कोने कोने तक पहुँच जाए। जब वो आवाज़ सारे कोनों तक पहुँचेगी तो फिर क्या होगा, वहाँ साउंड जो है ऑडियंस है वो सब को हियरेबल होगी। समटाइम्स curved sounds boards are placed behind the stage so that sound after reflection distributed evenly across the hall। कि जो सब्सटेंस उसको इसलिए जो समटाइम्स जो कर्व बोर्ड्स साउंड इसलिए प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और जो ही वो रिफ्लेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगी तो डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होगा, उसकी रिफ्लेक्शंस ऐसे अकर करेंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। speaker, sound waves, कि जो ही ये साउंड वेव्स हैं ये ट्रैवल करेंगी और डिफ्लेक्ट होंगी। कि आफ्टर ट्रैवलिंग these are these are all डिफ्लेक्टेड। कि ये जो स्पीकर है इसी तरह कर्व सर्फेसेस बनाई जाती हैं ताकि ये जो कर्व्ड सर्फेसेस हैं ये क्या है, ये वहाँ रिफ्लेक्शन पैदा करें, और जो ही रिफ्लेक्शन पैदा होगी तो आवाज़ क्या है वो सारे कोनों तक पहुँचेगी। कि अगर हम कहेंगे कि जो आवाज़ है वो हर कोने तक पहुँचेगी तो जो स्पीकर है इसलिए इसकी सरफेस को हम कर्व्ड बनाते हैं ताकि जो वो भी कर्व हो, उसके बाद जो हॉल होगा वो भी कर्व होगा ताकि जो आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट करके कॉर्नर तक पहुँच सके। जो ही वो रिफ्लेक्ट करके कॉर्नर तक पहुँचेगी तो क्या होगा, जो बैठी ऑडियंस है उसको आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी। कि कर्व सरफेस है, अगर हमारे पास कर्व्ड सरफेस है तो ये डायरेक्टेड होगी जस्ट लाइक दिस। लाइक दिस कर्व होगी तो जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे कि वो डायरेक्ट जाएंगी विदाउट एनी रिफ्लेक्शन के। कि साउंडनेस क्या होगी, कर्व के बाद वो एज ए साउंड दिस होंगी कि जो साउंड्स होंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट टू द कॉर्नर्स के कोने कोने तक आवाज़ पहुंचेगी।
कि अगर कर्व्ड सीलिंग हो किसी कॉन्फ्रेंस हॉल की, कि जैसे हमने कर्व्ड सीलिंग स्टडी की, कर्व्ड सीलिंग और साउंड बोर्ड, कि कर्व्ड सीलिंग और साउंड बोर्ड में कैसे जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, कैसे ये सारी चीज़ें साउंड रिफ्लेक्ट होकर कॉर्नर तक अप्रोच करती हैं। ये था हमारा टॉपिक अबाउट एक्विस्टिक्स कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विस्टिक क्यों है। एक्विस्टिक्स की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक्विस्टिक्स क्या होगा कि अगर एक्विस्टिक्स नहीं मौजूद होंगे तो वहाँ जो है जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस कॉज करेगी, और जो ही वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस कॉज करेगी तो उसकी रिफ्लेक्शन से हम ये स्टडी करेंगे कि यहाँ क्या है कि वो सारी रिवर्बेशंस हुई हैं कि सारी रिफ्लेक्ट करके गार्बल्ड नॉइज़ प्रोड्यूस करेंगे। जो ही वो गार्बल्ड और नॉइज़ प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या कहलाएंगी, रिवर्बेशंस। इसलिए रिवर्बेशंस को ख़त्म करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं कि रिवर्बेशंस कब प्रोड्यूस होती हैं, अगर कोई मटेरियल जो है जिधर यहाँ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो मीडियम है वो रेगुलर और स्मूथ सरफेस है। अगर रेगुलर और स्मूथ सरफेस होगी तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, कि यानी रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी आकर करेगी। और अगर सरफेस इरेगुलर और सॉफ्ट है तो वो एज ए अब्जॉर्बेंट एक्ट करेगी। वो एज ए अब्जॉर्बेंट तब एक्ट करेगी, वो क्या करेगी, वो अब्जॉर्ब कर लेगी सारी की सारी जो साउंड एनर्जी है। जब वो साउंड एनर्जी ही अब्जॉर्ब हो जाएगी तो कोई वहाँ जो है नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट ये है कि जो रिवर्बेशंस के बाद जो कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स होती हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वहाँ जो है कर्व बोर्ड्स बनाए जाते हैं। वो कर्व बोर्ड्स का काम क्या होता है कि कर्व बोर्ड्स रिफ्लेक्शन में मदद देते हैं कि जो ही वहाँ साउंड की रिफ्लेक्शन होगी तो साउंड की रिफ्लेक्शन के बाद वहाँ जो अकर करेगी यही है कि साउंड जो ही रिफ्लेक्ट करके वो कॉर्नर तक अप्रोच करेगी, और जैसे ही वो कॉर्नर्स तक अप्रोच करेगी तो कॉर्नर्स तक अप्रोच करने के बाद वो ऑडियंस तक बड़ी आसानी से पहुंच सकेगी। ये था हमारा टॉपिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी which a human ear can hear is called ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। कि ऐसी रेंज जो ह्यूमन ईयर जो है हियर कर सके, कि यानी ऐसी आवाज़ जिसकी जो वो सुकून से, जैसे म्यूज़िकल साउंड्स हमने जो स्टडी की कि म्यूज़िकल साउंड्स की रेंज क्या है वो बड़ी ठीक है, और रेंज ठीक होने से क्या होता है वो हम सुकून से सुन सकते हैं और सुकून से हम उनको हियर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी साउंड्स जिनको हम सुकून से हियर नहीं कर सकते वो क्या होंगी, इनऑडिबल। लेकिन जिनको हम आराम से हियर कर सकते हैं दे आर कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस। जैसे हम जानते हैं साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय vibrating body, a normal human ear can hear a sound only if its frequency lies between 20 हर्ट्ज़ to 20,000 हर्ट्ज़। कि जो ह्यूमन हेयर है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 20 to 20,000 हर्ट्ज़। जब उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज़ होगी तो 20,000 हर्ट्ज़ से अबव एंड 20 हर्ट्ज़ से बिलो वो कोई आवाज़ सुन नहीं सकता। ह्यूमन ईयर
human hair neither hears the sound of frequency less than 20 hertz nor a sound of frequency 20,000 hertz कि ना लेस देन 20 हर्ट्ज एंड ना ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज वो हियर कर सकता है। नेक्स्ट, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंजेस have different ranges of audibility कि जब उनमें different ranges of audibility पाई जाती है। audibility decreases with age कि audibility की जो dependence है वो एज के साथ है। वो एज के साथ इसलिए डिक्रीज़ करती हैं क्योंकि जब जो ही एज हमारी ज़्यादा होगी हमारी जो हेयरिंग जो ऑडिबिलिटी है वो कम होती जाएगी। हेयरिंग ऑडिबिलिटी का कम होना यही है कि जो ही हम एज यहाँ अपनी बिग सिटीज़ नॉइसफुल सिटीज़ में गुजारेंगे तो वो जो होगी वो इफ़ेक्ट करती जाएगी हमारे एयर सिस्टम्स को। कि जो ही हमारे एयर सिस्टम्स इफ़ेक्ट होते जाएंगे तो उनकी इफेक्टनेस हमें यही कहेगी कि यह क्या है, जो ही हमारी एज ज़्यादा होगी तो वो हमारी हेयर सेंसेशन को लॉस हो जाएगा, यानी हेयर सेंसेशन का लॉस हो जाएगा। और हेयर सेंसेशन के लॉस में हम ये स्टडी करेंगे कि जो ही एडिबिलिटी डिक्रीज़ करती है विद द एज ऑफ यंग चिल्ड्रंस कैन हियर साउंड्स ऑफ 20,000 हर्ट्ज कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज की साउंड भी हियर कर सकते हैं। बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हियर साउंड्स इवन अबव ऑफ 15,000 कि वो 15,000 अबव हर्ट्ज भी अबव नहीं सुन सकते जो ओल्ड हैं, क्योंकि उनकी क्या हो गया है कि नॉइज़ पोल्यूटेड एरिया में रह रहकर उनकी जो लॉस है ऑफ हेयरिंग अकर कर गई है। ये था हमारा टॉपिक अबाउट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज अल्ट्रासाउंड। Ultrasound. Ultrasonic waves carry more energy and higher frequency than audible sound waves कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं ये ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ साथ इनकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन के वेव इक्वेशन के मुताबिक v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स is very small and is very useful for detecting very small objects कि वेवलेंथ जो है ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा
स्मॉल है, वो स्मॉल होने के साथ वो डिटेक्ट कर सकती है स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट। इसलिए जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स हम अल्ट्रासाउंड तब करवाते हैं जब हमें कोई डिजीज़ आकर करे, कि वो डिजीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो खासियत वो ये है कि इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, और छोटी वेवलेंथ होने की वजह से ये छोटी से छोटी चीज़ें भी डिटेक्ट कर सकती हैं। Ultrasonics are utilized in medical and technical fields। कि जो अल्ट्रासोनिक्स हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं मेडिकल और टेक्निकल फील्ड्स में। इन मेडिकल फील्ड ultrasonic waves are used to diagnose and treat different ailment। कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ताल्लुक़ है, जो इनकी यूटिलाइजेशन है वो मेडिकल फील्ड में है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं ताकि हम डायग्नोज कर सकें, कि बीमारी का पता लगा सकें कि आया बीमारी कैसी है और कहाँ मौजूद है, फिर हम उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकें। जैसे किडनी स्टोन्स, गुर्दे में जो पथरी हो जाती है, उसका पता लगाने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ कर सकते हैं, और उनको ख़त्म करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स ही यूज़ होती हैं, कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो उसको ब्रेक कर देती हैं। नेक्स्ट, फॉर डायग्नोज ऑफ डिफरेंट डिजीजेस ultrasonic waves are made to enter the human body through ट्रांसमीटर्स। कि जो डायग्नोसिस करेंगे जब हम डिफरेंट डिजीज़ की, तो जो अल्ट्रासोनिक वेव हैं वो एंटर करवाई जाती हैं बॉडी से थ्रू ट्रांसमीटर्स। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। कि ये जो वेव्स हम प्रोड्यूस करके जो उनको एंटर करवाते हैं ह्यूमन बॉडी में, कि जो ही हम इनको ह्यूमन बॉडी में एंटर करवाएंगे तो ये डिफरेंट ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होती हैं। These waves are also reflected by tissues and tumors। कि ये जो वेव हैं ये टिश्यू से भी रिफ्लेक्ट होती हैं, और ट्यूमर्स क्या होते हैं, कैंसरियस सेल्स। के ऐसे जो सेल्स हैं जो कैंसरियस होते हैं, कैंसरियस यानी डिफेक्टिव सेल्स, कि जहाँ बीमारी पाई जाती है वो बीमारी से भी ये रिफ्लेक्ट होते हैं। द इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स of the body image of the internal organs of the body on the screen. Such image
helps in detecting the defects in body। कि जो इमेज होती है इंटरनल ऑर्गन्स की वो भी हम स्क्रीन पे दे सकते हैं, जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आया बॉडी में डिफेक्ट कहाँ मौजूद है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हम ज़्यादा जो है वो मेडिकल फील्ड में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये फील्ड में जो वेवलेंथ है इनकी छोटी होती है, और जो ही इनकी वेवलेंथ छोटी होती है और वेवलेंथ छोटी होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, ये जो एलिमेंट है, जो बीमारी है उसका पता लगा सकते हैं। आया वो छोटी से छोटी बीमारी को भी ये डायग्नोज कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। और जैसे ही वो इसका पता लगाएंगे तो फिर उससे क्या होगा कि जो ही हम बॉडी में एंटर करते हैं, एंटर की जाती है ये ट्रांसमीटर्स में जैसे हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं आइसोटोप्स, तो वो आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं। वो क्या करते हैं, वो रेडिएशंस निकालते हैं, एमिट करते हैं। वो जो ही रेडिएशंस एमिट करते हैं वही रेडिएशंस ही यहाँ यूटिलाइज होती हैं, और उन्हीं रेडिएशंस में हम इनकी यूटिलाइजेशन से हम इन बॉडी में एंटर करवाते हैं। और जो ही इनको बॉडी में एंटर करवाते हैं तो एंटर करवाने के बाद हम देखते हैं कि आया अब जो है रिफ्लेक्शन इनकी होती है डिफरेंट ऑर्गन से, कि जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स मौजूद हैं वो सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, इनको रिफ्लेक्ट करते हैं। जो ही ये ऑर्गन्स इनको रिफ्लेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ जो टिश्यूज़ मौजूद हैं बॉडी में वो भी इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ ट्यूमर्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्यूमर्स क्या है, ट्यूमर्स यानी कैंसरस सेल्स, कि जो कैंसरस यानी कैंसर जो है डिफेक्टिव सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बॉडी में। ऐसे सेल्स होते हैं कि जो बॉडी को की प्रॉपर फंक्शनिंग को या वर्किंग को रोकते हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं उस बॉडी के पार्ट को। तो इसलिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं उस बॉडी पार्ट में जो इफ़ेक्ट मौजूद होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए। जो ही हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो डिटेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं इनको फिर डायग्नोसिस में। फिर हम उस ऑर्गन में जहाँ वो ट्यूमर्स मौजूद हैं उसको स्क्रीन पर भी उसकी इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ powerful ultrasound is now being used to remove clots, blood clots from the आर्टरीज। कि हमारी जो ब्लड के आर्टरीज हैं वहाँ जो ब्लड क्लॉट मौजूद होता है, तो उस ब्लड क्लॉट की वजह से क्या होता है, वहाँ जो मूव करते हैं ब्लड क्लॉट्स के अल्ट्रासोनिक मौजूद से जो सेल्स वहाँ मौजूद हो जाते हैं, उन सेल्स को हम वहाँ से रिमूव करते हैं। किसकी वजह से, आर्टरीज में अल्ट्रासाउंड की वजह से। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड कैन बी used to get the pictures of thyroid gland for diagnosis purposes। कि अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ कर सकते हैं हम कि वो थायराइड ग्लैंड की पिक्चर्स लेने के लिए। किसके लिए, सिर्फ डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए, कि अगर हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अगर इफ़ेक्ट हो गया है तो उसकी इफेक्टनेस की हम वहाँ पिक्चर्स ले सकते हैं, ताकि हमें पता लगे किस पार्ट में इफेक्टनेस है, फिर हम उस पार्ट की डायग्नोसिस कर सकें। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड इज़ ऑल्सो यूज्ड ultrasound is used to locate underwater depths or is used for locating objects lying deep on the
ओशन फ्लोर etc कि अल्ट्रासाउंड से हम कह सकते हैं जो अंडर वाटर डेप्थ में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनकी जो डेप्थ है उसका भी पता लगा सकते हैं। कि जैसे जो शिप्स हैं बड़ी बड़ी वो जो वाटर की डेप्थ का पता लगाना होता है, फिर अल्ट्रा जो सोनिक वेव्स होती हैं उनको एमिट करवाया जाता है, और जो ही वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करवाया जाता है तो फिर क्या होती है वो नीचे जाके जो ही रिफ्लेक्ट होती हैं उनकी रिफ्लेक्शन की स्पीड और डिस्टेंस मेजर किया जाता है। जो ही वो रिफ्लेक्शन की स्पीड और डिस्टेंस मेजर करके हम डेप्थ का पता लगा सकते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड सोनर। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सोनर। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कैसे हम साउंड नेविगेशन और रेंजिंग यानी हम रास्ते का भी पता लगा सकते हैं और डेप्थ को भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज the sound waves are sent from a transmitter and a receiver and the receiver collects the रिफ्लेक्टेड साउंड। कि जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रांसमीटर से सेंड की जाती हैं और जो ही वो ट्रांसमीटर से सेंड की जाती हैं रिसीवर रिफ्लेक्ट करता है साउंड को। द टाइम लैप्स इज कैलकुलेटेड। द टाइम लैप्स इज कैलकुलेटेड knowing the speed of sound in water, the speed of sound in the water, the distance of the object from the ocean surface can be estimated। कि जो टाइम लैप्स है नोइंग द स्पीड, कि हम स्पीड ऑफ द वाटर जो है वो भी नो कर सकते हैं। उसके बाद जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द ओशन सरफेस उसका भी एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो भी डिस्टेंस एस्टिमेट कर सकते हैं। कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उससे हम जो डेप्थ है उसका पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो एस्टिमेशन यानी जो नीचे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनका भी एस्टिमेट कर सकते हैं। कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो ज़्यादातर जो है डेप्थ वाटर की चेक करते हैं बाय एको मेथड। कि हम डिस्टेंस से जैसे हमने मेजरिंग ऑफ एको मेथड स्टडी किया है कि उस मेजरिंग ऑफ एको मेथड से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि आया एको कैसे प्रोड्यूस होती है, कि एको की प्रोडक्शन कैसे की थी और एको की प्रोडक्शन से हम वहाँ एको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड टेस्ट लेते हैं फॉर अल्ट्रासोनिक पेशेंट्स के लिए। बैट्स के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ वो बैट्स क्या है कि बैट्स हियर कर सकते हैं विद हायर फ्रिक्वेंसी। बैट्स कैन हियर फ्रीक्वेंसी up to 1,20,000 हर्ट्ज के एनिमल्स में सबसे ज़्यादा बैट्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी रेंज है, क्योंकि ये हाई पिच साउंड्स भी हियर कर सकता है। फिर माइस जो है ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज अप टू 100,000 हर्ट्ज। देन डॉग्स कैन हर्ट्ज टू अप टू 35 हर्ट्ज एंड
कैट्स कैन हैव अप टू 25,000 हर्ट्ज, लेकिन ह्यूमन सिर्फ 20 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं कि ह्यूमन्स 20 हर्ट्ज तक, लेकिन बैट्स जो है ये 1,20,000 हर्ट्ज तक भी। नेक्स्ट कि सोनर रेंजिंग इज ऑल्सो यूज्ड to see the sonar ranging is also used to see the shape and the size of a object के सोनर रेंजिंग also यूज करती है सी करे वो शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्रैक्स appear in the interior of moving objects, parts of high speed heavy machines such as turbines, engines of ships and airplanes due to excessive use। कि हम क्रैक्स को भी स्टडी कर सकते हैं कि आया जो हैवी मशीनरीज हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, जैसे शिप्स एरोप्लेन्स हैं इनमें क्रैक्स भी स्टडी कर सकते हैं ड्यू टू सोनर रेंजिंग। दीज क्रैक्स आर नॉट विजिबल, these cracks are not visible, these cracks are not visible from outside, but they can be very dangerous such cracks can be detected by अल्ट्रासोनिक्स के कुछ क्रैक्स जो हैं वो आउटसाइड से विजिबल हो सकते हैं लेकिन इनसाइड से वो विजिबल होंगे, आउटसाइड से वो विजिबल नहीं होंगे। इसी तरह अगर वो डेंजरस हो सकते हैं उन क्रैक्स को भी हम अल्ट्रासाउंड से, क्योंकि वो अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ है तो फिर रिफ्लेक्शन अच्छी होगी, और अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही अच्छी नहीं है तो फिर जहाँ क्रैक मौजूद होगा वहाँ अब्जॉर्प्शन होगी, और जब ही हम देखेंगे कि आया जितनी वेवलेंथ की वहाँ अब्जॉर्प्शन होगी कि वहाँ कोई ना कोई एरर मौजूद है। Such cracks can be detected by ultrasonics, a powerful beam of ultrasound is made to pass through these defective parts। कि थ्रू दीज डिफेक्टिव पार्ट, जब हम वहाँ डिफेक्टिव पार्ट्स इसको पास आउट करेंगे, वाइल पासिंग दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ दीज क्रैक्स एंड फ्लॉज, कि जो ही वो रिफ्लेक्ट करेगी वो वहाँ फ्लॉ से द कंपैरिजन ऑफ अल्ट्रासोनिक रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्रैक्स एंड स्मूथ सरफेसेस, कि हम स्मूथ सरफेसेस की जो रिफ्लेक्शन होंगी वो जो क्रैक्स रिफ्लेक्शन हो जाएगी, हम उन दोनों को चेकआउट करेंगे। कि जब हम उन दोनों के चेकआउट करेंगे तो उन दोनों के चेकआउट करने से कि क्या होगा कि जो वेवलेंथ है आया उसमें डिफरेंस तो नहीं आया। जो ही हम उसके डिफरेंस को स्टडी करेंगे कि जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी वेव, कि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किस लिहाज से? जर्म्स एंड बैक्टीरिया
in liquids can also be destroyed by using high intensity अल्ट्रासोनिक वेव्स कि जो जर्म्स मौजूद होंगे और बैक्टीरिया मौजूद होगा लिक्विड में, हम उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं, कि इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कि ये क्या है यूटिलाइजेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। और ये था हमारा चैप्टर अबाउट साउंड, जिसमें हमने अल्ट्रासाउंड, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रेंजेस, साउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ स्टडी की हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।